नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार खत्री स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इससे पहले अपन ने इसका चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी में सौरमंडल में पृथ्वी जो कंप्लीट किया है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप ऊपर आई बटन देखिए, यानी कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये जो चैप्टर है आप दोनों चैप्टर को ज़रूर देखें। आगे भी जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस आने वाला है वो भी आप कंप्लीट करें। इसी के साथ साथ ऊपर आई बटन में आपको एक चैप्टर और दिखाई दे रहा होगा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, साइंस के जो चैप्टर हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड की है, आप देख सकते हैं। साइंस और ज्योग्राफी आपको अभी दोनों अवेलेबल हो रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती है? देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। मैं थोड़ा और प्रयास करता हूँ इसको कुछ ड्रॉ करने का, तो आप देखिए कैसी होती है हमारी जो अर्थ है। अगर हम बात करें, ये शायद मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है, कुछ इस तरीके से है। अब देखिए आप यहाँ पर देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से है हमारी अर्थ। क्लियर? अब आप देखोगे इस अर्थ में कि ये जो नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट की जो लाइन है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और एक ये वेस्ट टू ईस्ट वाला पार्ट है। कौन सा ज़्यादा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से आपको ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एरिया वाकई में ज़्यादा है। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से अगर हम एक एक्स को देखें, इस एक्सिस को देखें, तो ये हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है, ये दबा हुआ है। इस प्रकार से हमारी जो अर्थ की शेप एकदम गोल नहीं है, इसे हम लघुवक्ष गोलाभ कहते हैं। ठीक है, तो लघुवक्ष गोलाभ कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक पार्ट ऊपर का है, एक पार्ट नीचे का है। वहीं यहाँ पर आप कुछ लंबी लाइनें देख पा रहे हो, तो हमारी अर्थ पर कुछ इस तरीके की लाइनें खींची गई हैं। क्या हमारी अर्थ पर वाकई में ऐसी कुछ लाइनें हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, यानी कि इमेजनरी है। अब अपन देखते हैं नीचे की तरफ एक ग्लोब भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ये ग्लोब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोब का मैं पूरा शो कर देता हूं यहां पर। ये देखिए, ये ग्लोब है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? ठीक है, तो लघुवक्ष गोलाभ। ठीक है, और इसको जो हम कहेंगे वो लघुवक्ष गोलाभ कहेंगे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। तो एक ग्लोब की मिनिएचर यहाँ भी है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या है? एक मॉडल है। ठीक है, हमारी अर्थ का एक मॉडल है, एक मिनिएचर मॉडल हम कह सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हों, पॉकेट में रखने के योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। कई बार आपने देखा होगा की चेन में भी हमारे जो है ग्लोब लगा हुआ आता है, तो वो छोटा है, हम पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन कुछ ग्लोब काफ़ी बड़े होते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ गुब्बारे जैसे हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। आप एक जो गेम जो लट्टू होता है घूमने वाला, ठीक है, यानी कि जो टॉप व्हील होता है ना, जिसे अपन जो गेम खेलते हैं टॉप व्हील, या फिर हम कह सकते हैं कुम्हार का पहिया यानी पॉटर्स व्हील। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं वो गोल घूम सकता है। ग्लोब पर देशों,
महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, यानी कि उनकी शेप किस तरीके की है, उनका रेशियो क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, इन सब का किस तरीके से रेशियो है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा हम ग्लोब के जो हिसाब से ग्लोब को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। अब देखिए, अगर मैं आपको फुटबॉल दे दूं और फुटबॉल के पास एक टिक लगा दूं और मैं कहूं कि बताइए ये टिक मैंने किस जगह लगाया है, तो आप अंगुली से या पिन से तो दिखा सकते हो, पर आप दूर कहीं समझा नहीं सकते कि भाई इस पूरे जो फुटबॉल पर किस जगह पर्टिकुलर किस पॉइंट के ऊपर जो है ये मैंने पॉइंट लगाया है। अब अगर हम इस फुटबॉल पर कुछ लाइनें इमेजिन कर दें, ठीक है, लाइनें ड्रॉ कर दें कि भाई, और किसी लाइन को हम नंबर दे दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से राइट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ हम किसी पॉइंट को मान लें, ये ऊपर का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इस तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर हमने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं तो अब जो मार्क हमने किया था उसको बताना इजी हो जाएगा। हम कह सकते हैं इतने नंबर लाइन के पास ये है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन जा रही है वो इतने नंबर की है, और लेफ्ट टू राइट जो लाइन जा रही है वो इतने नंबर की है। अब आप देखिए, एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें, ये ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के रूप में अनुरूप है। आप इस आलू या गेंद को उसकी धुरी पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो एक पिन पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, ग्लोब है, और यहाँ पर एक पिन पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, इसको हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस पर ये घूम सकता है चारों तरफ, तो ऐसा हम कर सकते हैं। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए, आप कहोगे कि पश्चिम से पूर्व क्यों, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन क्यों, जबकि हम देखते हैं सूर्य तो जो हमारे यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। अब देखिए, अगर आप बस में, ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है, आपने ट्रेवल किया है, तो आप देखते हो ना कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे साइड में चल रहे हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं, आगे से पीछे की ओर। लेकिन बस या ट्रेन कहाँ जा रही है, बस से और ट्रेन तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो वेस्ट से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, और इसीलिए हमें सूर्य क्या है, पीछे की ओर यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, इसके डायरेक्शन को समझना होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये एक जो ग्लोब है, इसमें आप इसको थोड़ा सा टिल्ट देख रहे हो, थोड़ा सा झुका हुआ देख रहे हो। झुका हुआ कैसे, अगर हम इसको देखें, मैं थोड़ा सा फिर आपको एक डायरेक्शन समझाता हूँ। देखिए, अब अगर आप देखिए इस मिड पॉइंट को यहाँ पर अगर हम माने और यहाँ से अगर हम एक 90 डिग्री की लाइन खींचे, तो देखिए ये एकदम इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये जो एक्सिस है वो तो यहाँ पर है, ठीक है। हम थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्शन में बना देता हूँ ताकि समझने। ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ एकदम 90 डिग्री पर स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्ट है, और टिल्ट होने के कारण क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर की साइड में है, और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गई, और ये वेस्ट वाली डायरेक्शन हो गई। अब अगर मैं इसके बीच का, ठीक बीच का पार्ट देखूं, तो आप देखिए, ये देखिए, ये इसका इक्वेटर हो जाएगा, ये इसकी एक विषुवत रेखा हो जाएगी। मैं थोड़ी और लंबी खींच देता हूं, ठीक है, ताकि आप इस लाइन को पूरा अच्छे से समझ सके। ये देखिए इस तरीके से, ये अब अर्थ को देखिए 2 भागों में डिवाइड कर रही है। अगर ये एकदम स्ट्रेट होती 90 डिग्री पर 90 पर नहीं है, ये कुछ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर है,
उत्तरी जो गोलार्ध है, और नीचे वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो गई विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। अब देखिए ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसी हमने कुछ इमेजिनरी लाइन की है। आप ये मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट मैंने बनाई है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ी सी घुमी हुई होती है। ये इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर। तो ये सारे के सारे ये जो एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी का मतलब हमने कल्पना की है। धरती पर अगर हमारी अर्थ पर ऐसी लाइनें ढूंढने अगर हम निकल गए ना, तो हमें कई लाइनें नहीं दिखेगी, पर फिर भी हम जीपीएस सिस्टम में और सिस्टम में इस इमेजिनरी लाइन को ऑब्जर्व करते हुए हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी लाइनें हैं वो सारी की सारी क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम इसको आगे की तरफ चैप्टर को जो है स्क्रॉल कर देता हूं मैं पेज को। तो ये आ गया। यहां पर देखिए एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं या फिर हम इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है यानी सर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये देखिए ये एक इक्वेटर लाइन है, ये पूरी ये ऐसे घुमा पूरी अर्थ पर है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, और एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु, एक रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई हम इक्वेटर के किस तरफ है, हम नॉर्थ साइड में हैं कि हम सर्दर्न पार्ट में हैं, ठीक है। तो रेफरेंस है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो भी लैटिट्यूड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पैरेलल लाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये जिगजैग है, इसको हमने जो है एकदम पैरेलल माना है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है यानी डिग्री में मेजर हम करते हैं अक्षांशों को, यानी कि ये सारे के सारे अक्षांश को हम डिग्री में मेजर करते हैं। ये जो लाइन है, ये जो विषुवत रेखा इक्वेटर है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। आगे के एक डायग्राम में, आगे की एक इमेज में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अब विषुवत वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर वाला जो सर्किल है ना, इक्वेटर वाली लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब देखिए ये क्या है, 1/4 पार्ट। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। ये देखिए पूरी अर्थ गोल है, यहाँ पर ये जो लाइन है, देखिए इमेज बना ही देता हूँ अलग से ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखिए ये 0 डिग्री है, क्लियर। अब देखिए 0 डिग्री है तो ऊपर ये इस लाइन का एंगल अगर आप मेजर करोगे तो आप जानते हो 180 डिग्री होता है, और नीचे वाला भी क्या है 180, तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। चलो थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर एक लाइन और एक्सिस वाली लाइन और आप एक बार खींच दें, देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से अगर हम D को रख के अगर आप अपने जो D से जो भी आप बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप मेज़र करते हो तो देखिए यहाँ पर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यूँ चलते चलते यहाँ तक 90 डिग्री पहुँचोगे ना, तो ये हो गया 1/4 पार्ट। अब इधर से भी देखिए ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से करते करते ये देखिए 23.5, और यहाँ से आप पूरा 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री और ये वाला पार्ट 90 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि हाफ हेमिस्फीयर हो गया, आधा गोला हो गया 180 डिग्री के अंदर। और ठीक सेम सिचुएशन इस पार्ट में है। तो ऊपर वाला तो क्या हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर है।
तो इस तरीके से पूरे अगर हम इस वृत्त को देखें, पूरे सर्किल को देखें, तो 360 डिग्री हम आसानी से इसको देख सकते हैं। 360 डिग्री, 90 का ये पार्ट, 90 का ये पार्ट, 90 का ये वाला पार्ट, 90 का ये वाला पार्ट। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है, 1/4 पार्ट है ना एक तरफ वाला। अतः इसका माप 360 डिग्री का, 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब देखिए, आप इसमें कहीं इधर से चले जाएं, चाहे तो आप इधर से चले जाएं 90 डिग्री यहाँ आएगा, चाहे आप इधर से चले जाएं 90 डिग्री, तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री। ठीक है, सदर्न पोल में भी ठीक यही सिचुएशन, आप इधर से 90 डिग्री आ जाएं, चाहे आप इधर से 90 डिग्री, कॉमन है 90 डिग्री। तो ये जो है सदर्न पोल कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी आपको लाइनें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, और नीचे वाली जो लाइनें हैं ये साउथ जो लैटिट्यूड्स कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये जो भी लैटिट्यूड्स है इनका कुछ ना कुछ फायदा होता है। अब देखिए, इसमें कुछ पार्ट्स को आप डिवाइड कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको वापस से डिवाइड करता हूं, फिर आपको ये समझ में अच्छा से आएगा। अब इस पार्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा दोबारा से डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है, एक डायरेक्शन आपका ये हो गया नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आप इस अर्थ को कुछ 4 पार्टों में बांट लें। ये पार्ट नॉर्थ साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में है। ये वाला पार्ट नॉर्थ साइड में है लेकिन वेस्ट साइड में है। ये वाला पार्ट सदर्न साइड में है लेकिन वेस्ट में है, और ये वाला पार्ट सदर्न साइड में है लेकिन ईस्ट में है। क्लियर? इस तरीके से ये 4 पार्ट हो गए हैं। अब ये क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यानी हम कौन से अक्षांश की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 23.5 लिखा है, तो नीचे भी तो 23.5 है, तो हमने इसके साथ में नॉर्थ लिखा है, इसके साथ में साउथ लिखा है। सामान्य इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, यानी नॉर्थ या साउथ, एन या एस या उ या द। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिणी अमेरिका, यानी ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में, सदर्न अमेरिका में है, तो निश्चित रूप से यहाँ अमेरिका इस जगह के अगर आसपास है तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और जो पार्टी इस जगह पर है वो हो गया सदर्न अमेरिका। एक बार आप वर्ल्ड का मैप देख ले। दक्षिणी अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। यानी कि 20 डिग्री कहाँ हो गया, लगभग आप देखिए ये वाली लाइन है, तो 20 डिग्री आपके मेरे हिसाब से लगभग यहाँ के आसपास हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 20 डिग्री के लगभग यहाँ हो चुका है ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि 23.5 तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी दोनों देखिए अलग अलग डायरेक्शन में है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तो इस साइड में है। हम बात तो कर रहे हैं 20 डिग्री की, लेकिन अगर हम चंद्रपुर की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन बेलो हॉरिजॉन्टे की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में। तो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। मैं काफी इलेबोरेट कर रहा हूं, काफी ज्यादा विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो ये क्या हो गया, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये वाला नीचे की तरफ हो गया, इस इक्वेटर के विषुवत वृत्त के नीचे की तरफ है, तो ये दक्षिणी वाला पार्ट हो गया।
चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे बड़ी लाइन क्या होती है, आप जानते हैं ना, वृत्त के अंदर व्यास सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, व्यास क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ये विषुवत वृत्त भी सबसे बड़ी लाइन है। लेकिन आप देखो ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम यहाँ पर डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, देखिए देखिए जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे हम बढ़े इधर बढ़े, और जैसे जैसे हम क्या आए इस तरफ आए, जैसे जैसे हम आ रहे हैं ये जो लाइनें हैं छोटी होती जा रही है। देखिए साइज इसका कम हो गया, इसका कुछ कम हो गया, सबसे ज़्यादा साइज किसका है, इक्वेटर का है। तो इस तरीके से आप देखिए इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं ना, इन लैटिट्यूड्स का आकार छोटा होता जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्षांश की बात करते हैं, इन समानांतर की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस जो बात हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनकी अब हम बात करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हमें कौन कौन सी दिखाई दे रही है, गौर कीजिए। देखिए सबसे पहले तो एक लाइन हमें यही दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली, तो इसको हम कहेंगे विषुवत वृत्त या इक्वेटर। तो देखिए एक तो यही हो गई, एक नंबर, ठीक है। दूसरी देखिए ये वाली लाइन, ये देखिए ये कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर हमें एक लाइन ये दिखाई दे रही है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर हमें एक लाइन ये दिखाई दे रही है उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ जो दिखाई दे रही है वो है दक्षिणी ध्रुव व्रत। क्लियर। तो हम इसको क्या कहते हैं, ऊपर जो उत्तरी ध्रुव व्रत है इसको कहेंगे आर्कटिक सर्किल, और नीचे की तरफ जो है वो अंटार्कटिक सर्किल। अब देखिए कुल कितनी लाइनें हमें दिखाई दे रही है। आप एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखिए, एक लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 लाइन, ठीक है, आर्कटिक सर्किल 3 नंबर लाइन, और अंटार्कटिक सर्किल 4 नंबर लाइन, ठीक है। ये 4 लाइनें इस इक्वेटर के अलावा हमें 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। क्लियर। तो अब हम इसको और आगे की तरफ लेकर के जाते हैं। अब देखिए यहां पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर हो गई जो आपकी जो लाइन हो गई ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी कि जो आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। और सदर्न पार्ट में देखेंगे, सदर्न पार्ट में भी सेम जो डायरेक्शन है 66.5 डिग्री के ऊपर हम देखेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, अंटार्कटिक सर्किल हमें दिखाई देगा। इस तरीके से हमें जो है ये 4 लाइनें, इक्वेटर के अलावा 4 मेजर लाइंस हमें दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी टेम्परेचर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर कुछ हीट अलग अलग ढंग से आती है, ठीक है। देखिए अपन वापस इस सर्किल पर आते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा ग्रीन वाला, ये सबसे ज़्यादा हीट लेता है, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर आती है। उसके बाद में जो पिंक वाला पार्ट है ना, ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पर, और फिर सबसे कम जो ये वाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले पार्ट। तो जो हीट सबसे ज़्यादा ले रहा है इसको हम सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे, गर्म कहेंगे, सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंध कहेंगे, है ना भाई, सबसे ज़्यादा हीट यही ले रहा है। तो ग्रीन वाला पार्ट जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो है टोरॉइड जोन कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये खूब ज़्यादा हीट लेता है, देखिए। क्लियर। अब देखिए अब अपन बात करते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की, ठीक है, टेम्परेट जोन। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए यहाँ पर आप पिंक कलर देख रहे हो, लेकिन इसको मैं अब अलग कलर से थोड़ा सा शो कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ये क्या है, कुछ कम गर्मी लेता है, सूर्य की गर्मी कुछ कम होती है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सर्दर्न पार्ट है, ठीक है, साउथ टेम्परेट जोन हम इसको कहेंगे। और फिर आप देखोगे यहाँ पर, और जो देखोगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ही आपको समझा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये वाला पार्ट पूरा, ये देखिए, ये पूरा। और ठीक आप इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, इन पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एकदम शीतोष्ण, शीतोष्ण तो ये है, ठीक है, टेम्परेट, इसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन यानी एकदम शीत कटिबंध, हम इसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एकदम ठंडे प्रदेश हैं, उत्तरी ध्रुव भी एकदम ठंडा है और दक्षिणी ध्रुव भी एकदम ठंडा है। शीतोष्ण ये बीच वाला हिस्सा, ये देखिए, ये एकदम उष्ण है, ये एकदम शीत है, ये बीच वाला पार्ट एकदम उष्ण, ठीक है, और ये जो एकदम जो नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम क्या है, शीत, और ये जो पिंक वाला पार्ट एकदम बीच का, शीत और उष्ण, शीतोष्ण। तो इनके लिए अगर हम टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, इसके लिए देखिए नीचे की तरफ एक यहाँ पर साइड में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कार्डबोर्ड को एकदम सीधा ले लें और एक टॉर्च से लाइट डालें, जब आप इस पर टॉर्च से लाइट डालते हैं तो जैसे ही ये एकदम जो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ये देखिए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस बी फिगर के अंदर अगर आप देखते हो तो ये स्लैंटेड है, लाइनें थोड़ी तिरछी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये हमने जो बोर्ड है वो हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया है, और ये जो लाइनें थोड़ी लाइट है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो जब प्रभाव है, थोड़ी गर्मी है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हमारे जो बीच में इक्वेटर वाला जो पार्ट है वहाँ पर सनलाइट बहुत तेज़ी से आती है, वहीं जो ऊपर आर्कटिक जोन, ठीक है, और एंटार्क्टिक जोन वाला जो पार्ट है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जो थोड़ा काफ़ी ठंड होती है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा हम कहते हैं जो भी हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच के सभी अक्षांशों में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ष भर क्या होता है, एकदम दोपहर में सिर पर आ जाता है। हमारे आप देखो अपने यहाँ अपना जो भी एरिया, अगर अपन सदर्न पार्ट में है, अपन अगर राजस्थान में है तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में एकदम सिर पर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम अगर हमारे साउथ पार्ट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर सूर्य लगभग सिर के ऊपर आता है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, कश्मीर की तरफ, तो फिर और कम सूर्य का प्रकाश होता है। और अगर हम रशिया की तरफ देखें तो और कम आता है, और रशिया से और अगर ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम जाएं तो फिर वहाँ पर जो एकदम तिरछा जो है सन की लाइट रहती है, सूर्य एकदम हमें अक्ष पर ही दिखाई देता है, एकदम मिडिल पार्ट पर नहीं आता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। तो ध्रुव मतलब पोलर साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है यहाँ पर। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। टेम्परेट जोन की बात हो रही है, इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो भाई दोबारा से देख लो एक बार इस पार्ट को, ये वाला, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्किल है। ये वाली कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है। तो यहाँ पर जो गर्मी भी कम होती है, सर्दी भी कम होती है। ठीक इसी प्रकार ये मकर रेखा है, देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, अंटार्कटिक सर्किल है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो ये है
ये वाला पार्ट यहाँ के, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर एकदम सही रहेगा, बहुत ज़्यादा ना सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवव्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, फ्रिजिड जोन कहलाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिजिड जोन पहले, इससे पहले अपन ने देखा था ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं देशांतर क्या है। तो ये देशांतर, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। पहले अभी तक अपन ने जो लाइनें देखी थी वो कैसे देखी थी, आड़ी लाइनें देखी थी, लेकिन अब हम बात करें इनकी, जो नॉर्थ पोल से शुरू हो रही है साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इन लाइनों को देख सकते हैं। जैसे हम सेव को ऊपर के सिरे से नीचे की तरफ कटिंग करें, ठीक इस पोर्शन में, तो इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो देशांतर क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हैदराबाद एवं भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं यानी रेफरेंस लाइंस को देशांतर या याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में यानी डिग्रीज में, लॉन्गिट्यूड्स की जो डिग्रीज है उसमें हम मेज़र करते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ पर सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। यानी कि जो भी लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियंस हैं वो सारे के सारे मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एकदम से स्टार्ट होंगे, यहाँ पर आए। अब देखिए, अब ये 0 डिग्री लाइन है, इसके बाद में एक आप देखिए ये लाइन है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अगर अपन बात करें इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर है, ये देखिए, ये डिस्टेंस एक देखिए आप, यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस, फिर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस और कम हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस और कम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा, इस तरीके से डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये देखिए, अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एक वृत्त खींचिए, मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कीजिए। अब हम देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में समझते हैं। हमने एक लाइन खींची, ये देखिए ये लंबी वाली, ठीक है। अब हम देखिए इसके एक पार्ट इस तरफ मान सकते हैं, इधर हम क्या कह दें, ये देखिए इधर हम ईस्ट पार्ट मान लेते हैं और इधर हम इसका वेस्ट पार्ट मान लेते हैं। तो ये अब देखिए, पहले अपन ने जब 2 हेमिस्फीयर बांटे थे तो हमने कहा था नॉर्थ और ये था साउथ। अब हमने यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब मेन लाइन को हमने 0 डिग्री मान लिया ना। अब इस मेन लाइन को जब हम 0 डिग्री मान लें तो 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 180 पर पहुंचते हैं। और इसी प्रकार वेस्ट साइड में भी हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 180 पर पहुंचते हैं। तो देखिए 179 तक तो दोनों तरफ होंगे। 180 की जो लाइन है वो कॉमन लाइन आ जाएगी। तो 0 डिग्री की भी 1 लाइन और 180 की भी एक कॉमन लाइन। तो 179 179 एक 0 डिग्री
ठीक है, और एक 180 डिग्री, कुल मिलाकर यहाँ पर 360 डिग्री हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो तरीके से मेजर करेंगे। इस 0 डिग्री को हमने कॉमन माना है। अब ये 0 डिग्री ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन है, और ये जब जस्ट पीछे की तरफ घूम करके आएगी तो यही 180 की लाइन हो जाएगी। अब इधर भी ईस्ट पार्ट में भी हम 1 2 3 2 से लेकर के 179 तक मानेंगे, और वेस्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से 179 तक मेजर करेंगे। अब देखिए अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं यानी लैटिट्यूड से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर, अब मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चार्ट को। ये देखिए सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अब देखिए हमने क्या किया था, लैटिट्यूड यानी अक्षांश की बात की थी ना, वो तो हमने देखा जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ रही हैं तो उनका आकार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। सबसे बड़े आकार की कौन सी जो लैटिट्यूड थी, कौन सा अक्षांश था, 0 डिग्री, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ जो जा रही हैं इनका सबका आकार क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पर पोल की तरफ इनके बीच दूरी सबसे कम है, वहीं अगर हम इसको 0 डिग्री पर आ जाएं तो इनके बीच दूरी सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये डिस्टेंस इनके बीच में सबसे ज़्यादा है, ये देखिए। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हैं तो इनका डिस्टेंस कम होता जाता है, लेकिन इन रेखाओं की, इन लाइंस की जो लंबाई है वो बराबर है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। अब क्या किया कि भाई चलो जो अक्षांश रेखाएं थी उनको तो ऑब्जर्व करना आसान था, जो नॉर्थ साइड में थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी, जो सदर्न हेमिस्फीयर में थी। लेकिन यहाँ तो सबकी लंबाई बराबर है, तो हम किसी न किसी को एक फर्स्ट लाइन तो मानेंगे। तो हमने मान लिया सभी देशों के जो खगोल शास्त्री थे या जो भी भूगोल वैज्ञानिक थे, उन सब ने क्या कहा कि भाई ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच शहर से जो लाइन गुजर रही है उसको हम एक 0 डिग्री की लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से गुजरने वाली लाइन को हमने प्राइम मेरिडियन नाम, ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। अब इसके या तो हम ईस्ट पार्ट की तरफ रहेंगे या हम वेस्ट पार्ट की तरफ रहेंगे। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम की गणना करते हैं। अब ये पार्ट सारा क्या है, ईस्ट पार्ट है, और ये सारा क्या है, वेस्ट पार्ट है। प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी भी जो स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व के लिए पू यानी ईस्ट पार्ट ई लिखते हैं, तथा पश्चिम के लिए अक्षर प या डब्लू यानी वेस्ट का उपयोग हम करते हैं, ये वाला, ठीक है। यह जानना रोचक होगा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे एक ही है। देखिए 0 डिग्री भी एक ही है और 180 डिग्री भी एक ही है, या तो 180 डिग्री और 0 डिग्री के कुछ पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा। अब देखिए, अब ग्लोब पर अक्षांश यानी पैरेलल रेखाओं, अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स, पैरेलल जो लाइन्स है, रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड यानी अब देखिए ये यहाँ पर ग्रिड है। अब देखिए ये 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर हो गई, ये 20 डिग्री की लाइन हो गई, ये 40 डिग्री हो गई, ये 60 डिग्री हो गई, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री हो गई। और ठीक इसी प्रकार ये 0 डिग्री हो गई, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गई, ये 60 डिग्री हो गई। अब ये ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट पार्ट हो गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। इस तरीके से एक जालनुमा स्ट्रक्चर हमने इमेजिन कर लिया है हमारी अर्थ के ऊपर। अब अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं।
उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो गया और उसके ईस्टर्न पार्ट में हो गया। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ सिर्फ 26 डिग्री और 90 डिग्री है तो कहाँ पर 26 डिग्री कहाँ पर 90 डिग्री? अब भाई सीधी सी बात है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है नॉर्थ लैटिट्यूड की। वहीं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की, ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। तो हम किसी भी जो है वस्तु को, किसी भी शहर को, किसी भी स्थान को, इंडिविजुअल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जीपीएस सिस्टम में भी बस इन्हीं का ही काम में होता है। अब उस बिंदु को देखें जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिए दोनों रेखाएं कहां पर काट रही हैं, देखिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर 26 डिग्री। अब देखिए 20 डिग्री अगर यहाँ पर है तो 26 डिग्री यहाँ के आसपास होगा, ठीक है, यहाँ के आसपास होगा। तो 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ के आसपास होगा। क्लियर? आगे के मैप में हम इसको करेंगे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचिए और इनको आप नंबर दे दीजिए, ठीक है। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां पर कुछ वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द या ध नामों से ABCDE कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। अब देखिए यहाँ पर अपन आगे इसको एक समझते हैं। अपन पहले ये डायग्राम मैं अभी लूंगा, ये देखिए इस तरीके से हम कुछ ग्रिड बना लेते हैं। अब देखिए एक लाइन को हमने नाम दिया 1 2 3 4, ये सारी की सारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। क्लियर? अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन ने नाम दे दिया क ख ग घ ड़। अब मैंने कुछ सर्किल बनाए, अ, ये ब, ये स, ये द, ये ध। तो अब अगर आप देखोगे मैं कहूँगा अ कहाँ पर स्थित है, तो मैं कहूँगा ख और एक लाइन पर। तो आप देखिए ख वाली लाइन और एक, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आ गई ना। घ कहाँ पर है, सॉरी ब कहाँ पर है, तो आप कहोगे घ वाली लाइन देख लो और एक वाली लाइन देख लो। अब देखिए चलो, अब अपन यहाँ पर कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक अक्षर बनाया मैंने P। अब P की लोकेशन बताइए भाई, P की लोकेशन। आप P की लोकेशन कहोगे 2 और 3 वाला जो ब्लॉक है, तो 2 और 3 वाले ब्लॉक में देखो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब आप कहोगे ख और ग वाला ब्लॉक, तो देखिए एग्जैक्ट लोकेशन हमने इस P की देख ली है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ही हमने सारा का सारा हमने इन लाइनों को ऑब्जर्व किया है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ, अब देखिए ये एक आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, विश्व के समय क्षेत्र, टाइम जोन। तो ये टाइम जोन वाला पेज है। ये थोड़ा सा इस तरीके से था, वर्टिकल था, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल किया है। हॉरिजॉन्टल करके अपन इसको यहाँ पर देखते हैं। अब हम टाइम जोन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ पर लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लाइनें हैं। ये हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप है। ये आप देखोगे ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये USA है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सर्दर्न अमेरिका है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इंडिया है। क्लियर? ये चाइना है, ये रशिया है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हो, ये यूरोप देख पा रहे हो, ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देख पा रहे हो। इस तरीके से अब देखिए हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर ये एक लाइन आप देखिए 0 डिग्री को, ये देखिए ये लाइन 0 डिग्री की जो लाइन है इसको देख लीजिए। अब ये पूरा का पूरा मैप 2 बराबर भागों में डिवाइड है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब या तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 साइड में हम बढ़ सकते हैं। इस लाइन के आगे की तरफ यानी इस साइड में बढ़ें, ठीक है, या हम क्या करें इस साइड में बढ़ें। अब अगर आप इसको पूरे को आपस में जुड़ा हुआ माने, गोल माने, क्योंकि हम पेपर पे गोल नहीं बना सकते ना। अब ये देखिए ये कॉमन लाइन है, ये एक लाइन आप देखिए यहाँ पर आप कॉमन लाइन है, सिर्फ इसको हमने थोड़ा सा आप मुड़ा हुआ देखते हैं। ये हमने हमारी सुविधा के लिए मोड़ा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। यहाँ पर आप देखिए अटलांटिक ओशियन है,
ये इंडियन ओशियन है और ये भी पैसिफिक ओशियन है। तो ये इधर और ये इधर पूरा एक सर्किल हो गया ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये और ये एक ही पार्ट है, ये जुड़ा हुआ है। अब ग्लोब पर आप इसको पूरा जुड़ा हुआ देखोगे, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन ही तो है। अब देखिए यहाँ पर जब 12 बजेंगे तो ये देखिए ईस्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर पहले होगा और यहाँ पर बाद में होगा। तो अब हर डिग्री पर क्या होगा, फर्क आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या है, इससे जब यहाँ पर 12 बजेंगे ना दोपहर के, तो हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बजेंगे। ये प्लस 5:30 है, ठीक है। प्लस 5:30 का मतलब हमारे यहाँ पर सूर्योदय पहले होता है क्योंकि हम ईस्टर्न पार्ट में हैं। और यहाँ पर देखिए 5, तो ये अब देखिए ये अमेरिका वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला ये पार्ट है। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए लगभग 12 घंटे का फर्क आ जाएगा इस जगह से। ये देखिए यहाँ के आसपास देखिए ये -5, ये -6, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये पूरा 12 घंटे का डिफरेंस हो गया ना। क्यों हो गया, ये देखिए ये 12 घंटे का डिफरेंस इतने में ही हो गया, और बाकी बचे हुए में भी 12 घंटे का डिफरेंस हो गया है। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हमारे यहाँ जब शाम के 5:30 बजेंगे ना, तब जाकर ये ब्रिटेन में एक जगह ग्रीनविच, वहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे। हमारे शाम के 5:30 बजेंगे तो हमारा पहले हो गया। इस तरीके से इस मैप को आप समझ सकते हैं। अब हम करते हैं देशांतर और समय। क्लियर? टाइम, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम अभी देखिए हमने समझने का प्रयास किया है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय यानी लोकल समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। देखिए या तो सवेरे परछाई बड़ी होती है या शाम को बड़ी होती है, दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है, शैडो जो बनती है हमारी। अतः स्वाभाविक ही ये स्थानीय समय का अनुमान जो है सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी शैडो बनती है, ये हम सब जानते हैं। ग्रीनिच लिखा हुआ है लेकिन ये ग्रीनविच है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन पर सूर्य जिस समय आकाश के समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए जिस समय मैन देखिए ये है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी 12 बजेंगे, यहाँ भी 12 बजेंगे और यहाँ भी 12 बजेंगे, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा सूर्य चूंकि बीच पर है, यहाँ पर चमकेगा सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे तो थोड़ा वो टिल्ट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर जब 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 12 कब बजे, ये है प्लस 5:30, यानी यहाँ पर 5:30 बज जाएंगे शाम वाले, तो हमारे भारत में पहले, तो इसलिए ये प्लस 5:30 है। क्लियर? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए अगर हम बात करें, अब जो ये मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए आप, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसका जो अगर हम रोटेशन देखें तो वो किस डायरेक्शन में होगा, ये देखिए इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। भाई ऐसे है तो सन का डायरेक्शन कैसे होगा, सन वाला कैसे हो जाएगा, सन वाला हमें ऐसे दिखाई देगा। तो सन सबसे पहले किधर हुआ, इस ईस्ट में सबसे पहले आया, वेस्ट में बाद में गया, तो उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्न विधि से की जाती है। तो ये मैंने पहले भी समझाया है, अब दोबारा से हम इसको समझते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है।
अब इसको पूरा रोटेशन करने में क्या लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो अब देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, लगभग 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे होगा, वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा पीछे, यानी वहाँ अभी सुबह के 11 ही बजेंगे। दोबारा समझिए आप यहाँ पर इस चीज़ को। अब देखिए ये यहाँ पर है 0 डिग्री की लाइन और ये है ये हो गई 15 डिग्री की लाइन, ठीक है। ये इधर भी 15 डिग्री, अब ये 15 डिग्री पहले है ना, तो ये 1 घंटा आगे है, यानी कि जब यहाँ पर 12 बजेंगे तब यहाँ पर दोपहर के 1 बजेंगे, लेकिन वहीं यहाँ पर 11 बजेंगे। इस तरीके से टाइम चलता है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजेंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है। यानी कि जो 0 डिग्री लाइन पर हमने क्या माना है, दोपहर के 12 बजे, तो ठीक उसके जस्ट अपोजिट जो लाइन होगी 180 डिग्री की, उस पर रात्रि के 12 बज रहे होंगे। एक तरफ दिन के 12 हैं तो एक तरफ रात के 12 हैं। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। अब इस समय अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर चूरू में या पूरे भारत में 12 बजे हैं, तो जरूरी नहीं कि रशिया में उस समय 12 बज रहे हों और अमेरिका में भी उस समय 12 बज रहे हों, ब्रिटेन में उस समय 12 बज रहे हो। वहाँ पर लोकल टाइम जो है थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अपना भारत का विस्तार पूर्व और पश्चिम में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने भी जो है बीच का एक मेरिडियन लिया है, 82.5 डिग्री को मानक मान लिया है, और इस 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग हम पूरे देश में टाइम मानते हैं। तो अब हम मानक समय क्यों लेते हैं भाई, एक एवरेज टाइम लेते हैं भाई। हर जगह अलग अलग समय है, लेकिन फिर भी हमें एक एवरेज टाइम तो लेना होगा ना। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित, यानी कि जो भी मेरिडियंस हैं, जो भी लाइनें हैं, वो अलग अलग हैं। तो स्थानीय समय में जो लोकल जो टाइम है उसमें अंतर आ जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर भारत की स्थिति समझिए। अब भारत का अगर आप ये गुजरात वाला पार्ट देखोगे तो ये 68 डिग्री के आसपास है, और वहीं अगर आप ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट देखोगे तो 97 डिग्री का हिसाब है। अगर आप इन दोनों के बीच अगर टाइम का डिफरेंस देखो तो लगभग 1.25 घंटे का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि जिस समय यहाँ पर सवेरे के 6 बज रहे होंगे ना, तो यहाँ पर लगभग 4 सवा 4 का समय हो रहा होगा। तो फिर हम एक कॉमन टाइम हम कैसे लें, तो हमने क्या किया, हमारे देश में ये 82.5 डिग्री पर हमने मान लिया कि जब 6 बजेंगे ना, तो हमने 1-1 घंटा या कुछ 55 मिनट 45 मिनट का जो समय दोनों तरफ से हमने डिडक्ट कर दिया और एक कॉमन टाइम मान लिया 82.5। यानी जिस समय यहाँ पर 6 बजेंगे ना, हमने मान लिया यहाँ भी 6 बजेंगे और यहाँ भी 6 बजेंगे। वरना सोचो हमारी ट्रेनें चलती तो कितने बजेगा, हम 2 घंटे का डिफरेंस है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो सारा टाइम जो है डिस्टर्ब हो जाता। हाँ, रशिया के अंदर है ऐसा, अलग अलग जोन बने हुए हैं वहाँ पर। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अब मान लो कोई ट्रेन यहाँ पर 6 बजे से चल रही है, तो वो वहाँ के लोग कितने बजे मानेंगे, अगर हमने अलग अलग टाइम जोन बना लिए तो। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर यानी मेरिडियन लाइन के स्थानीय समय को देश का मानक समय, एक स्टैंडर्ड टाइम मान लें। तो हमने क्या किया, ये 82.5 डिग्री की जो लाइन है ना, अब ये देखिए ये यहाँ से गुजर रही है, इसको हमने एक स्टैंडर्ड लाइन मान लिया। ये वाली लाइन, ये देखिए, इसको हम स्टैंडर्ड लाइन मानते हैं।
इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। मानक यानी स्टैंडर्ड। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए पूर्वी क्यों है, ये देखिए, ये यहाँ पर पूर्वी आपको समझ में आएगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स है ना। ये देखिए ये वाली लाइन, अब ये कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट में है, ये वेस्टर्न पार्ट है, तो हम इसलिए हम ये इसको कहते हैं पूर्वी, ईस्टर्न पार्ट। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए, ये एक सिचुएशन दी है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5.5 घंटे का फर्क आ गया था ना, वहाँ तो दोपहर के 2 बजेंगे, अपराह्न यानी दोपहर, लेकिन भारत में जो समय होगा वो 7:30 बजेंगे शाम के। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? बिल्कुल, हमने पहले यही डिस्कशन किया, 5.5 घंटे का फर्क है। भारत ग्रीनविच रेखा के, जो ग्रीनविच जो रेखा हमने एक प्राइम मेरिडियन लाइन मानी है, उसके 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अब 82.5 डिग्री पूर्व में है ना, तो 82.5 डिग्री, 1 डिग्री पर कितने 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री को आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब आपके सामने जो 5.5 घंटे का समय आ जाएगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, कंपेयर कीजिए रूस से रशिया। ये देखिए कितना बड़ा टाइम जोन। अगर हम देखें इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, तो बहुत ज़्यादा टाइम का फर्क आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन चलते हैं, अलग अलग, वो उनको फिर घड़ी के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है कि अच्छा अभी हम इस जोन में आ गए हैं तो अभी इस समय यहाँ पर इतने बजे होंगे। बहुत बड़ा देश है ना रशिया। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो भाई 15 डिग्री, 1 डिग्री को 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री का जो एक टाइम जोन अगर हम ले लें तो 15 डिग्री में क्या होता है, 15 × 4 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो 1 डिग्री से 15 डिग्री तक में जो है 60 मिनट लेता है। तो हर 15 डिग्री के 24 जो है आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 360 डिग्री हो जाएगा। तो पूरे 24 घंटे का फर्क आ जाता है। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? इसको फिर कभी जब बोर्ड पे जब मैं पढ़ाऊंगा, कभी वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, उस समय भी हम इसको कंसल्ट कर लेंगे दोबारा से, नो प्रॉब्लम। ज्योग्राफी की क्लासें और मिलने वाली हैं। कुछ छोटे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो नो प्रॉब्लम, आपको वाइट बोर्ड पर इसको क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसको लाइक कीजिए। लाइक करते हो तो देखिए मोटिवेशन मिलता है। पूरा चैप्टर देखिए, आप पूरा देखिए, पूरा नहीं देख रहे हो, मैंने देखा है अभी तक कि आप पूरा देखोगे तो पूरा समझ पाओगे। ठीक है, और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।